उसके सर में गोली मार दी। तो आप ये समझते हैं कि अमेरिकन ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर करके गलत काम किया है, सही काम किया है? और एक और आपने इंटरव्यू, आपका आर्टिकल छाया हुआ है दी इंडिपेंडेंट में, उसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम। हामिद, देखें, जो नाज़ीज थे ना, जो जर्मन्स थे हिटलर के नीचे, उनकी वजह से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़ लोग से ज्यादा मारे गए थे। उनको, नाज़ीज को उन्होंने न्यूरमबर्ग के अंदर ट्रायल दी, यानी कि, और अंग्रेज उस वक्त चर्चिल के नीचे कह रहे थे कि इनको दीवार के साथ खड़ा करके गोली मारो। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, ये सिविलाइज्ड मुल्क ऐसी हरकतें नहीं करता, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर या अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। ये अपने मगरब के बनाए हुए कानून है, ये दुनिया में एक्सेप्टेड लॉज हैं कि आप अगर एक आदमी आम नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है, बीवी बच्चों के साथ है, आप पकड़ सकते हैं, तो उसको जिंदा पकड़ लें। तो उसको जो गोली मारी है, इसका सिर्फ मैं समझता हूं कि ये ज्यादा बेहतर होता। सदाम हुसैन की उन्होंने ट्रायल नहीं करवाई, पूरी ट्रायल करवाई ना। क्या कोई सदाम हुसैन हीरो तो नहीं बना उस ट्रायल के बाद? ट्रायल के अंदर चीजें सब सामने आ जाती है। तो एक जो सिविलाइज्ड मुल्क है, उसको एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाती है। तो मैं समझता, ये तो खैर अब इशू हमारे लिए तो रेलेवेंट नहीं है, मैं तो उनके लिए कह रहा हूं कि उन्होंने इसका करके, बल्कि उन्होंने आगे जो एक्सट्रीमिज्म है उसको आगे बढ़ाया है। एक्सट्रीमिज्म कम होती है अगर ये पता चल जाता है कि आदमी ने क्या किया हुआ है। टेलीग्राफ में आपका इंटरव्यू है, इसमें आपने ये भी कहा है कि अमेरिका ने अलकायदा को हेल्प किया है, अलकायदा को उसामा की सूरत में एक शहीद दे दिया। मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर सदाम हुसैन तो शहीद नहीं हुआ ना, जब उसकी सारी ट्रायल आई तो उसके बाद किसी ने उसको मार्टर नहीं बनाया, क्योंकि ट्रायल के अंदर चीजें निकली। जब आप एक अदालत के अंदर खड़ा करके एक मौका देते हैं, आप साबित करते हैं कि ये जुर्म किए हैं, तो वो जो स्टेटस होता है मार्टर का, वो नहीं बनता। इस तरह गोली मारने से अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, पता ही नहीं क्या क्या है। आप लोगों से पूछे जी मरा भी है नहीं मरा। मैं समझता हूं कि अगर उनको मौका मिला था तो पहली चांस हमेशा एक सिविलाइज्ड मुल्क ये लेता है। अच्छा मालिक साहब, ये जो सारा ऑपरेशन है, इसको बहुत से लोग कह रहे हैं जी ये 71 से भी बड़ा सदमा और सानहा है। तो इस सदमे और सानहे से निकालने के लिए कल वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब जब तकरीर कर रहे थे कौमी असम्बली में, तो आप प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, उस पर आज आपका आर्टिकल भी शाया हुआ है। आप उस आर्टिकल में आप कह रहे हैं कि जनाब ऐसे लगता था कि ये एक बेशरम किस्म के लोग बैठे हुए हैं सारे। इतने सख्त अल्फाज आपने इस्तेमाल किए वजीर आजम के बारे में। खाली वजीर आजम नहीं, मैंने कहा उसमें वजीर आजम, उसमें अपोजिशन, उसमें PMLN की लीडरशिप, लोग, तमाम लोग, ये सारे बेशरम है। देखिए बेशर्मी क्या होती है, मेरे नजदीक इतना ना बेहिस और एक क्रिमिनल बेहिसी है कि मुल्क इतनी मुश्किल सूरत हाल में खड़ा हुआ है। आपको पता है कि इजलास में क्या हुआ था, वो PMLQ को लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं, फिर वो आपस में नारेबाजी हो रही है, साथ जुटने लगा रहे हैं, साथ मजाक कर रहे हैं। एक इतना क्रिटिकल इशू हाउस में आया जिसमें पाकिस्तान का लिटरली सही मानों में मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, हमारा स्टेटस एज अ सॉवरेन स्टेट दाव पे लगा हुआ है, हमारा सही मानों में हम टूट सकते हैं इस तमाम क्राइसिस के बाद, बन भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। एक सीरियसनेस चाहिए थी। परेशानी की बात यह नहीं है कि हुकूमत या हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं ये गलत फैसला कर देंगे। जो लोग गलत फैसला करते हैं वो कल को सही फैसला भी कर सकते हैं। परेशानी की बात यह है कि इनको अंदाजा ही नहीं है जो इनॉर्मिटी ऑफ क्राइसिस है, कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। ये लोग बिल्कुल उससे लाताल्लुक से बेफहम से हैं। तो आपको प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है उससे कोई होप नहीं मिली, आपकी मायूसी दूर नहीं हुई? कुछ भी नहीं था। देखिए उस स्पीच में, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में क्या था, वही सिर्फ बातें थी, लफाजी थी, और एक बहुत बड़ी बात थी कि जी एक जनरल साहब जहां से हैं वो इंक्वायरी करेंगे। भाई ये तो मिनिमम चीज होनी थी, एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ है, ये तो मिनिमम चीज थी और किसी भी इंस्टीट्यूशन ने। अच्छा इमरान, क्या होना चाहिए कि फौज ही इंक्वायरी करे या कोई जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए? हामिद, ये कुछ नहीं कर सकते, ना कोई फायदा है कुछ पूछने का कि क्या किया जाए, क्या किया। पार्लियामेंट से कोई उम्मीद अगर कोई लगा रहा है, वो कोई बेवकूफी होगा, कोई समझता है कि पार्लियामेंट कोई चीज डिलीवर करेगी, या कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ कर देगा, या कोई प्रेसिडेंट कर देगा। ये सारा कुछ एक NRO का हिस्सा है। NRO की इलेक्शन किसने करवाई थी? किसने NRO दिलवाया था? किसने बैठ के पीपल्स पार्टी और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठा किया था? अमेरिकनों ने किया था, और ये रिकॉर्डेड है सब कुछ। अब जिन्होंने किया था उन्होंने क्यों किया था? क्या पाकिस्तानी अवाम को जमहूरियत देने के लिए किया था,
या उन्होंने अपनी ये जो एजेंडा था वॉर ऑन टेरर का, यानी कि पाकिस्तानी फौज को इस्तेमाल करना था अपने लोगों के खिलाफ। ये एनआरओ का दो हिस्से थे ना, एक तो करप्शन माफ होगी, दूसरी कि जो भी ये आएंगे इन्होंने अमेरिकी एजेंडा को परसू। अच्छा, आपने अमेरिका की और मुशर्रफ साहब की एनआरओ की बात की है, तो गार्डियन ये कह रही है कि उसामा बिन लादेन मिशन एग्रीड इन सीक्रेट 10 years ago बाय यूएस एंड पाकिस्तान। ये 10 साल पहले एग्रीमेंट हो गया था कि अमेरिका पाकिस्तान में ऐसा ऑपरेशन कर सकता है। आपके ख्याल में ये गार्डियन सही कह रहा है? हम कब से कह रहे हैं कि जो असल एग्रीमेंट्स हैं वो सामने लाई जाए, लेकिन वो किसने लेके आनी थी? अगर जनरल मुशर्रफ उनकी लाइन टो कर रहे थे तो ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, इनका तो काम था कि कोई रास्ता बदलते, क्योंकि और आप इनके इलेक्शन के इनके मैनिफेस्टोज देख लें, इलेक्शन की इनकी कैंपेन देख लें, सारी पार्टीज कह रही थी कि हम मुज़ाकरात से मसले हल करेंगे, मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, और सबने कहा आजाद अदलिया के साथ हैं। ये दो मेन इशू सबने तस्लीम किया। अब देखें कि कोई बजाय फर्क पड़ने के कि एक तो जनरल मुशर्रफ को तो आप कह सकते हैं मिलिट्री डिक्टेटर कंट्रोल कर रहे थे अमेरिका, इन्होंने तो उससे भी आगे चले गए हैं। इसलिए आगे गए हैं क्योंकि एनआरओ की ये गवर्नमेंट थी, और ये असल में अगर किसी को कोई शक था ये होना है तो आप देख लेते कि जिसने एनआरओ साइन करवाया था वो चाहता ये था। तो इसलिए मैं सिर्फ मालिक की एक बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखो, अफसोस ये नहीं है कि इनका मैंने पढ़ा आर्टिकल कि क्या हो रहा था, क्या एक दूसरे, यानी कि मुल्क को क्राइसिस कितना बड़ा है और असेंबली में क्या हो रहा था। इस वक्त ये खौफ है कि कोई अल-कायदा का रिएक्शन दुनिया के किसी हिस्से में आया, सब नजरें पाकिस्तान पे आनी है। ये यानी कि हम अब पहले से भी इतनी कुर्बानियां दे के उस जंग में जो हमारी जंग नहीं थी, आज हम ज्यादा खतरे में हैं अगर हम इस जंग में ना शिरकत करते। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तानी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। हम जो भी कहें लोग हमारी बात अब मानेंगे नहीं, यानी कि इसका मतलब ये कि आप अब जो मर्जी कहें कि जी वो रॉ ने करवाया, वो फलाने ने करवाया, सबने कहना जी पाकिस्तान टेररिज्म का हब है। दुनिया ये कहेगी, जो कैमरून पहले कह बैठा था, जो हिंदुस्तान बार बार कहता था, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कह बैठा था, अमेरिकन सेनेटर्स कह बैठे थे, खुद नहीं कहते थे गवर्नमेंट, उनकी भी दो पॉलिसीज चलती थी ना, एक तरफ सेनेटर कुछ कहते थे, और जो सीआईए के चीफ का बयान आ गया है, ये इतना खौफनाक बयान है कि या हम मिले हुए थे या हम नाअहल हैं। दोनों तरफ से मतलब कि हम अमेरिका को ही अब ये संभालना पड़ेगा कुछ, यानी कि सॉवरेंटी की उन्होंने खुला कह दिया कि ये सॉवरेन के काबिल ही नहीं है, या ये उनके साथ मिले हुए हैं और या ये अहल ही नहीं है। तो सीआईए के चीफ ने जो थप्पड़ मारा है आपके मुंह पे, उसका जवाब नहीं आया कहीं से? देखिए, मैं आपको तो हमें इन चीजों से आगे जाना चाहिए कि थप्पड़ मार दिया, गैरत को ये हो गया। हमारा इशू उसामा नहीं है, हमारा इशू ये है कि हमारा और अमेरिका नहीं, वो आपका इशू नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं ना इमरान खान साहब। अमेरिकन ने उसकी तस्वीर ही जारी नहीं की, तो लोग तो पूछ रहे हैं कि जनाब वो तस्वीर क्यों नहीं जारी हुई, वो मरा भी। मेरा सवाल है अगर जिंदा या मरा है इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा इशू उसामा नहीं है, हमारा इशू है कि ये जो बहाना बनाया गया सच्चा या झूठा, इसमें दो खौफनाक चीजें हुई। एक, ये प्रेसिडेंट तय कर दिया अमेरिका ने, और हमारे फॉरेन ऑफिस इतना ज़हीन है माशाल्लाह कि जब पहली स्टेटमेंट आई तो इन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो अमेरिका ने किया ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी ओबामा की कि हम कहीं भी जाके उसको मारेंगे, यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि हमारी तरफ से अप्रूवल दे दिया। गार्डियन की स्टोरी सही है ना? हाँ, देखें, प्रेसिडेंट, असल जो हमें परेशानी की बात है कि एक प्रेसिडेंट तय हो गया कि अमेरिका यूनिलैटरल इन्वेजन करके अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी के ऊपर, जो इलीगल है इंटरनेशनल लॉ के तहत, जो जाए चाहे करे। हमारा ये पहला हादसा हुआ है, अभी ये पहला है, आखिरी नहीं है। ये कल को न्यूक्लियर इशू भी है, कल को आपके जो केएलबी के अंदर आपने चीजें मानी हुई हैं, उसमें आपने ये माना है कि पाकिस्तान के अंदर सेंचुरीज हैं, टेररिस्ट सेंचुरीज उन्होंने इलाके आइडेंटिफाई किए हैं, जो हम लोग नहीं समझते कि जब आप उनकी सेंचुरीज की लीगल डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें वो उन इलाकों की उनकी डेफिनेशन ये है कि ये वो इलाके हैं जहां पे स्टेट की रिट नहीं है। ठीक है, यानी कि कल को ये उन सेंचुरीज को भी हिट करेंगे। तो केएलबी जो है, कैरी लूगर बिल से हमें जान छुड़ानी चाहिए, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज जो आपके रेमंड डेविस हुआ, ऑपरेटर्स, इलीगल कम्बैटेंट्स, रेमंड डेविस जैसे कम्बैटेंट्स को आपने अलाउ किया केएलबी के थ्रू आके काम करने के लिए। अच्छा इमरान, मैं आपको ओबामा साहब का एक इंटरव्यू है, छोटा सा एक क्लिप वो सुनाता हूं और फिर आपसे पूछूंगा कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। ओबामा साहब क्या कहते हैं तस्वीर का मामला, कि उसामा की तस्वीर अमेरिका ने क्यों जारी नहीं की। Did you see the pictures? Yes.
What was your reaction when you saw them? It was him. Why haven't you released them? You know, we discussed this internally. Keep in mind that we are absolutely certain this was him. We've done DNA sampling and testing, and so there is no doubt that we killed Osama bin Laden. It is important for us to make sure that very graphic photos of somebody who was shot in the head are not floating around as an incitement to additional violence, as a propaganda tool. जी, तो अमरीकी सदर ओबामा ये कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन के सर में गोली मारी गई तस्वीर उसकी हमने खींची है, जारी इसलिए नहीं की कि उस तस्वीर से मजीद तशद्दुद ना फैले। इमरान, आप सेटिस्फाइड हैं इस जवाब से? मैं मालिक की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। ये हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। अब इशू हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इशू ये है कि आज हम सारी दुनिया के अंदर जलील हो गए। हमारे कोई दुनिया हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो भी हमारे दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहे थे हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ, वो उन्होंने ये कह दिया कि वो सारा प्रोपेगेंडा ठीक था बाहर की दुनिया में। ये नहीं कि हम आपस में अब जो मर्जी कहते रहें और आपस में पार्लियामेंट में ये करते रहें एक दूसरा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो परसेप्शन है बाहर वो ये एक क्लियर हो चुकी है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ओवरसीज पाकिस्तानी पे है जो उनके ऊपर आज गुजर रही है। ये बेचारे लोग सारा वक्त पाकिस्तानियों को डिफेंड करते रहते हैं कि नहीं पाकिस्तान ये नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। उन बेचारों को बच्चे उनके स्कूल नहीं भेज रहे। मुझे याद है मैं इसी तरह मैं इंग्लैंड में था जबकि ये ईस्ट पाकिस्तान का हुआ, और वहां हम इसी तरह सारा वक्त मेरी लड़ाई हो रही होती थी कि नहीं पाकिस्तान ये नहीं वो नहीं। और जब फिर हकीकत सामने आई, मुझे पता है मेरे ऊपर क्या गुजरी थी, वो आज उनके ऊपर गुजर रही है। देखिए हामिद, असल में बात यह है कि मुसलमान का ये ईमान है कि जिल्लत अल्लाह की तरफ से आती है। हमें एक कौम को फैसला करना चाहिए कि क्यों हमें इतनी जिल्लत मिली है, हुकूमत की तरफ से भी आती है। हमें क्यों इतनी जिल्लत मिली है। और जिल्लत इसलिए मिली है कि हमने अपने लोगों से झूठ बोला, हमने बाहर वालों से झूठ बोला, हमने लोगों से झूठ सबसे बड़ा ये बोला कि ये हमारी जंग है, और सिर्फ डॉलरों के पीछे झूठ बोला। इमदाद आती जाए अपनी जंग बना ली। सबसे बड़ा जुल्म किया हमने, अपने लोगों के ऊपर बमबारी की, आर्टिलरी से, F-16 से, हेलीकॉप्टर गनशिप से। झूठ बोला, लोगों के फॉरेन मिलिटेंट्स मार रहे हैं, अपने लोगों को औरतें बच्चे मार दिए डॉलरों के पीछे। एक दिन अल्लाह ने जिल्लत देनी थी इस पॉलिसी के लिए। आप एक शर्म आनी चाहिए कि डॉलरों के पीछे आप अपने लोगों का खून बेच रहे हैं। कभी ना कभी तो जिल्लत मिल रही थी। आज बहसियत कौम हम फैसला करें कि क्या हमने इसी तरह ही चलना है। आप कह रहे हैं अल्लाह ताला की सजा है पूरी पाकिस्तानी कौम को। मैं ये कहता हूं कि जिल्लत कभी अल्लाह की तरफ से आती है। इतनी जिल्लत मैं आपको ये बताता हूं कि इतनी जिल्लत, मैं बाहर की चैनल से बात करते हुए इतने टेलीफोन आते हैं कि जी बात करो, हमें समझ नहीं आती बात क्या करें। क्योंकि या वो दो चीजों पे आ जाते हैं, या आप मुलव्विस थे और या आप नाहल थे। लेकिन वो नाहल तो तब कहते हैं आपको बचाने के लिए, असल में तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को और इस्तेमाल किया जाए। अब मजीद और हमारे से चीजें, तो ये अल्लाह की तरफ से जिल्लत आई है। आप इस जिल्लत ये समझते हैं? तो अल्लाह पे ना डालें, ये जिल्लत अपनी हरकतों से आती है। अल्लाह भी आपकी हरकतों से जिल्लत करता है। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये कि ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा। कि आप थे या नहीं थे। इमरान ने भी बात करते एक लफ्ज इस्तेमाल किया पॉलिसी का। देखें, अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो जो भी काम करता है पॉलिसीज बना के उसके तहत करता है। लेकिन यही उसकी एक हद तक कमजोरी भी है कि जब आप कोई पॉलिसीज बना के काम करते हैं तो आपके प्रेडिक्टेबल एक्शंस होते हैं। आप आज बैठ के अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की क्या पॉलिसीज हैं जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी या नहीं है, तो इनके क्या कल को नताइज निकलेंगे और किस तरह हमने उनको काउंटर करना है, किस तरह हमें उसके आगे चलना है। चलें इस पे हमारी अक्ल का तो एक मसला खेज बात सुन लें ब्रेक से पहले। अभी करोड़ों रुपए के इश्तिहार छपे क्वार्टर पेज के हाजी नवाज खोखर साहब के। इनकी अकल का ये हाल है, उसका पहला जुमला शुरू होता है जब 9/11 हुआ
और अमेरिका में डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, इनको तो ये पता नहीं कि उससे रिपब्लिकन थे कि डेमोक्रेट से, बुश बैठा हुआ था। तो जो करोड़ों रुपए का इश्तेहार छाप रहे हैं, गवर्नमेंट वाले बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि 9/11 के वक्त हुकूमत डेमोक्रेट्स की थी कि रिपब्लिकन्स की थी। इन्होंने क्या बातें करनी है। शायद प्रेशर की वजह से थोड़े घबरा गए हैं। इश्तेहार पैसे में नहीं बनता, पैसे से बनता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक बहुत अहम सवाल है। मालिक साहब और इमरान खान साहब